नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष। मैं एक स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर हूं और शेयर बाजार पे वीडियोस बनाता हूं। तो शेयर बाजार में जो कंपनीज हैं जिनके क्वार्टरली रिजल्ट्स आने वाले हैं, अब रिजल्ट सीजन शुरू होने वाला है, तो एक नया ट्रेंड पिछले कुछ टाइम से शुरू हुआ है कि कंपनीज अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स देने से पहले एक अपडेट दे देती हैं कि एक आइडिया लग सके हमारे इन्वेस्टर्स को कि कैसा उनका बिजनेस परफॉर्मेंस चल रहा है, कैसे उनके रिजल्ट एक्सपेक्टेड है। तो इसलिए एक बिफोर द क्वार्टरली रिजल्ट्स वो एक बिजनेस अपडेट्स दे देते हैं। तो अभी जो कुछ बिजनेस अपडेट्स आए हुए हैं, जो जिन कंपनीज को हम ट्रैक भी करते हैं, तो उसमें ज्वेलरी कंपनीज के बिजनेस अपडेट्स आए हैं हाल फिलहाल में, तो आज उनकी बात करते हैं। तो जस्ट रिमेंबर कि ये क्वार्टरली रिजल्ट्स नहीं है, अभी फुल रिजल्ट्स नहीं आए हैं, अभी मैनेजमेंट की कॉन कॉल्स भी नहीं हुई है, लेकिन एक क्वार्टरली बिजनेस अपडेट है। तो उस बिजनेस अपडेट्स के बेसिस पे वी विल टॉक अबाउट टुडे। तो आज देखते हैं कि कैसे उनके बिजनेस अपडेट्स आए हैं जिनके बेसिस पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कैसे उनके क्वार्टरली रिजल्ट्स रहेंगे। तो जनरली कुछ रेवेन्यू, कुछ सेल्स का डेटा कंपनीज दे देती हैं कि कैसा उनका बिजनेस परफॉर्मेंस चल रहा है। तो सबसे पहले बात करेंगे टाइटन की। तो टाइटन, जैसा कि हम सब जानते ही हैं, पिछले काफी सालों से टाइटन हैज बीन अ गोल्ड स्टैंडर्ड इन द ज्वेलरी बिजनेस। तो ज्वेलरी बिजनेस में गोल्ड स्टैंडर्ड कंपनी हर सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो एक दो कंपनीज ऐसी होती है जिन्हें हम गोल्ड स्टैंडर्ड का मान सकते हैं, जिन्हें एक बेंचमार्क सॉर्ट ऑफ मान सकते हैं। तो जैसे ज्वेलरी बिजनेस में अगर हम देखें तो टाइटन टाटा ग्रुप की कंपनी है। और अगर हम जैसे और सेक्टर्स में भी देखें, फॉर एग्जांपल एनबीएफसी अगर स्पेस में हमें देखना है तो कंज्यूमर एनबीएफसी में हम बजाज फाइनेंस को हम गोल्ड स्टैंडर्ड कंपनी मान सकते हैं। कमर्शियल फाइनेंस में हम चोलामंडलम फाइनेंस को गोल्ड स्टैंडर्ड की कंपनी मान सकते हैं। तो इस तरह से हर सेक्टर में एक गोल्ड स्टैंडर्ड कंपनीज होती हैं। तो इसी तरह से ज्वेलरी बिजनेस में टाइटन इज अ गोल्ड स्टैंडर्ड बिजनेस, गोल्ड स्टैंडर्ड मैनेजमेंट। तो वो एक बेंचमार्क माना जाता है। हमेशा एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस पे ट्रेड करेगा टाइटन, और हमेशा करता रहा है और आगे भी करता रहेगा। तो टाइटन का अगर हम देखें तो उनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा है इस क्वार्टर में। तो अगर उनका देखें डोमेस्टिक जो बिजनेस रेवेन्यू ग्रोथ है वो 37% का रहा है, और अगर टोटल कंसोलिडेटेड रेवेन्यू ग्रोथ देखें तो 39% का। तो जिसमें उनका तनिष्क, जो और भी दूसरे ब्रांड्स हैं, मिया, जोया, ये सारे ब्रांड्स की सेल्स आ जाती है। तो टोटल कंसोलिडेटेड अगर देखें तो 39% का ज्वेलरी का उनका रेवेन्यू ग्रोथ रहा है। तो ऐसे ही उनके जो और दूसरे बिजनेस वर्टिकल्स हैं, जैसे वॉचेस, टाइटन के जो वॉचेस हैं उसमें भी ग्रोथ का एक्सिलरेशन हुआ है। अभी जो इस क्वार्टर में जो उन्होंने बिजनेस अपडेट दिया है उसके हिसाब से 23% वॉचेस में रेवेन्यू ग्रोथ रहा है। तो ये जो दूसरे सेगमेंट्स में जो ग्रोथ था ये पहले कम होता था, 20% से नीचे ही आता था, लेकिन अब यहाँ पे भी थोड़ा सा ग्रोथ एक्सेलरेट हो गया है। तो 23% का वॉचेस में ग्रोथ रहा है। और आई केयर बिजनेस, जो उनका टाइटन आई प्लस के नाम से जो उनका एक बिजनेस वर्टिकल है, उसमें भी 23% का रेवेन्यू ग्रोथ रहा है, ऐसा कंपनी ने अपने बिजनेस अपडेट में दिया है। तो अगर उनका मेनली तो उनका ज्वेलरी बिजनेस है जो उनका 80% है, जो सारा जो टोटल बिजनेस को अगर हम मिला लें उसमें 80% के आसपास का कंट्रीब्यूशन ज्वेलरी बिजनेस से ही आता है। तो वो उनका मेन है। हालांकि ये एड ऑन है, वॉचेज, आई केयर, और उनका दूसरे भी एमर्जिंग बिजनेसेस हैं, जैसे एक लेडीज बैग्स का उन्होंने बिजनेस शुरू किया हुआ है, एक तनेरा नाम से उनकी साड़ीज का बिजनेस है, एक स्किन नाम से उनका फ्रेग्रेंस यानी परफ्यूम्स का बिजनेस है। तो उस एमर्जिंग बिजनेस को टोटल अगर सबको क्लब कर लें तो उसमें 19% का उनका रेवेन्यू ग्रोथ रहा है। बट जैसे मैंने कहा कि 80% ऑफ द रेवेन्यू स्टिल ज्वेलरी बिजनेस से ही आता है। तो टाइटन को इसलिए अभी भी एसेंशियली ज्वेलरी कंपनी माना जाता है, हालांकि दूसरे बिजनेस वर्टिकल्स भी 20% टोटल सारा मिला के कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेकिन ज्वेलरी बिजनेस को देखते हैं तो ये काफी अच्छा ग्रोथ रहा है, स्पेशली इस क्वार्टर में अगर हम देखें, क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल क्वार्टर था। अगर आपको याद हो, इस क्वार्टर में ज्वेलरी बिजनेस में डिसरप्शन हुआ था। प्रधानमंत्री जी ने आके ऑन नेशनल टेलीविजन अपील की थी कि ज्वेलरी को ना खरीदें, गोल्ड सिल्वर को ना खरीदें, क्योंकि उससे हमारा फॉरेन रिजर्व जो डॉलर का जो रिजर्व है उसका लॉस होता है, क्योंकि गोल्ड हमें इंपोर्ट करना पड़ता है तो उसमें उसकी पेमेंट जो है वो डॉलर में करनी पड़ती है, और क्राइसिस चल रहा है फॉरेन करेंसी का, फॉरेन रिजर्व का। तो इसलिए उन्होंने अपील की थी। तो ऐसा माना जा रहा था कि लोग शायद उतना ज्वेलरी ना खरीदें, तो वो एक फैक्टर था। और दूसरा, फिर गोल्ड में इंपोर्ट ड्यूटी भी बढ़ा के 7% से 14% डबल कर दी थी। तो वहां पे भी एक इम्पैक्ट आना था, क्योंकि गोल्ड ज्वेलरी, बाइंग दी गोल्ड ज्वेलरी, वो एक्सपेंसिव हो गया था। तो ये ऐसा माना जा रहा था कि ये इस क्वार्टर में ज्वेलरी सेल्स बहुत खराब आएगी, बहुत कम आएगी, बट ऐसा हुआ नहीं है। जैसे टाइटन के रिजल्ट्स को देख के, तो टाइटन के तो रिजल्ट्स इवन काफी अच्छे रहे, बहुत इवन एक्सेलरेट हुई है उनकी तो ग्रोथ रेट। तो टाइटन ने तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है इस तरह के
एनवायरनमेंट में, जब मिडिल ईस्ट का क्राइसिस चल रहा है, जब फॉरेन एक्सचेंज करेंसी का क्राइसिस चल रहा है, जब गवर्नमेंट चाह रही है कि लोग गोल्ड ना खरीदें, अपील भी की थी कि 1 साल तक आप गोल्ड ना खरीदें, तो ऐसे में वैसे मुझे ऐसा एक्सपेक्टेड था कि इतना खराब रिजल्ट नहीं आएंगे, बट एक माहौल ऐसा बना हुआ था कि शायद खराब रिजल्ट्स आए। अगर आप मेरा प्रीवियस वीडियो भी देखेंगे तो मैंने बोला था कि सिर्फ प्रधानमंत्री जी के अपील कर देने से, आप सोचिए किसी के घर में शादी, गोल्ड जो मैक्सिमम गोल्ड ज्वेलरी की सेल मैंने एक्सप्लेन किया था अपने वीडियो में कि मैक्सिमम सेल्स होती है मैरिजेस पे, जब घर में शादी ब्याह है तो लोग गोल्ड खरीदते हैं, और दूसरा फेस्टिवल्स पे, अक्षय तृतीया है, दिवाली है, तो उन उन फेस्टिवल्स पे सेल होती है। क्या सिर्फ प्रधानमंत्री जी की अपील कर देने से कि आप गोल्ड ना खरीदें, क्या जिसके घर में शादी है वो गोल्ड नहीं खरीदेगा? तो ऐसा होने वाला नहीं था, विच इज टाइटन हैज प्रूव दैट थिंग कि ऐसा नहीं हुआ है। लोगों ने खरीदा है गोल्ड, जिनको जरूरत थी, जिनके खरीदना था, जिनके घर में शादी ब्याह था, उन्होंने खरीदा है। और दूसरा जो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ गई, देखिए गोल्ड कोई ऐसा एफएमसीजी टाइप का प्रोडक्ट नहीं है कि कोई चीज़ का रेट बढ़ गया तो अब उसको देख के ना खरीदें। गोल्ड कभी भी ऐसे नहीं बिकता है, गोल्ड बिकता है टोटल बजट पे, बायर्स के बजट पे। बायर अपना एक बजट डिसाइड करता है कि मुझे 5 लाख का गोल्ड खरीदना है, मुझे 10 लाख का गोल्ड खरीदना है। गोल्ड वो ये नहीं देखता है कि गोल्ड का रेट क्या चल रहा है या गोल्ड कितना है, थोड़ा बहुत देखता है ऑफ कोर्स, लेकिन बाय एंड लार्ज अगर हम देखें तो वो गोल्ड का बजट पे सेल होती है कि गोल्ड बायर का बजट कितना है। तो 10 लाख में अगर पहले, लेट्स से फॉर एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूं, मैं कैलकुलेट नहीं किया है, 10 लाख में फॉर एग्जांपल मान लो अगर 10 तोला गोल्ड आता था पहले, तो अब 9 तोला आ जाएगा, तो उसका बजट तो 10 लाख ही है, तो वो 10 लाख में पहले 10 तोला खरीदता था, अब 9 तोला खरीद के घर चला जाएगा। तो ये जो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने से भी उतना फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, थोड़ा सा डेफर जरूर हो सकता था, ऐसा मान सकते थे कि लोग थोड़ा सा हेजिटेट करने लग जाते हैं, या थोड़ा सा भी आगे है शादी, थोड़ा टाइम है, तो इमीडिएटली खरीदने की बजाय लोग थोड़ा वेट कर सकते हैं, एक थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन सा फील हो सकता था। बट टाइटन हैज प्रूव दैट रॉन्ग। मे भी हो सकता है जो छोटे छोटे ज्वेलर्स हैं पूरे देश में, जो एक एक दुकान आपके एरिया में चला रहे हैं, मे भी शायद उनकी सेल पे फर्क पड़ा, और टाइटन एक बड़ी कंपनी थी तो इसको इतना शायद फर्क नहीं पड़ा। बट बाय एंड लार्ज अगर देखें तो जिन्होंने खरीदना था उन्होंने खरीदा है, और जो मैनेजमेंट्स अच्छी हैं कंपनीज की, उन्होंने इस स्टॉर्म को क्रॉस किया है, और उन्होंने अच्छा एग्जीक्यूशन दिखाया। जैसे टाइटन, तो मैंने जैसे पहले बताया कि गोल्ड स्टैंडर्ड का मैनेजमेंट है, तो उन्होंने इसको बहुत अच्छे से इस क्राइसिस सिचुएशन को क्रॉस किया है। तो बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त ग्रोथ। न्यू स्टोर एडिशन जो टाइटन ने किए हैं, दैट इज ऑल्सो डोमेस्टिक प्लस इंटरनेशनल में 76 स्टोर्स एडिशन किए हैं डोमेस्टिक में, और इंटरनेशनल में 1 स्टोर ऐड किया है। और इसमें अगर हम सिर्फ ज्वेलरी के देखें तो, मतलब ये टोटल स्टोर्स एडिशन बताएं, सिर्फ ज्वेलरी के देखें जिसमें तनिष्क, मिया, जोया और ये सारे आ जाते हैं, तो वो उसमें 22 स्टोर्स ऐड किए हैं, और कैरेट लेन जो इनका एक और ज्वेलरी ब्रांड ही है, उसमें 11 स्टोर्स ऐड किए। तो ज्वेलरी सेगमेंट में टोटल 33 स्टोर्स ऐड किए हैं। बाकी इनके वॉचेस में हुए हैं 34 स्टोर्स, आई केयर में हुए हैं 7 स्टोर्स, एमर्जिंग बिजनेस में 2 स्टोर्स। तो टोटल स्टोर एडिशन जो है इन्होंने 76 प्लस 1 इंटरनेशनल किया है। तो टाइटन ने तो बहुत ही अच्छे नंबर्स दिए हैं, बहुत जबरदस्त ग्रोथ दिखाई है, और पूरा जो एक नैरेटिव बना हुआ था गोल्ड ज्वेलरी सेल्स के अगेंस्ट में, उसको पूरा डिफाई किया, उसको बीट कर दिया है। तो और एक काफ़ी सारे जो नए नए इन्वेस्टिंग बिजनेस में आए हैं, जो नए इन्फ्लुएंसर्स बने हैं, मैं देख रहा था, सुनता था, वो कहते थे नहीं नहीं टाइटन में इन्वेस्ट मत करो। जनरली वो सारे ही जितनी भी पुरानी कंपनीज हैं जिन्होंने पास्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है 10-15-20 सालों से, उनको वो मना करते हैं कि उसमें इन्वेस्ट करो ही मत। जैसे HDFC बैंक भी उसी में आ जाता है, ICICI बैंक, HDFC बैंक, टाइटन, बजाज फाइनेंस, और इस तरह की जितनी भी TCS, विप्रो, इन्फोसिस, इस तरह की कंपनीज में इन्वेस्ट ना करो, क्योंकि अब इसमें उतनी ग्रोथ नहीं आएगी। बट मैंने कभी इससे अग्री नहीं किया। हाँ, आई अग्री विद द HDFC बैंक, TCS, क्योंकि TCS में तो पूरा IT का पूरा डिसरप्शन चल रहा है, तो ऑब्वियसली, और उनकी ग्रोथ भी नहीं है, तो ऑब्वियसली जहां पे ग्रोथ नहीं है, HDFC बैंक आई एग्री उसमें इन्वेस्ट मत करें, क्योंकि जिसमें ग्रोथ ही नहीं है उसमें इन्वेस्ट क्यों करना। बट सिर्फ इसलिए कि टाइटन पिछले 20 साल से परफॉर्म कर रहा है उसमें इन्वेस्ट नहीं करें, तो वो सही नहीं है। टाइटन में अभी भी ग्रोथ बरकरार है, बजाज फाइनेंस में अभी भी ग्रोथ बरकरार है। तो जब तक ग्रोथ बरकरार है तब तक चाहे वो कंपनी 20 साल से परफॉर्म कर रही हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ,
ऑब्वियसली ये एक सर्टेन सेट ऑफ इन्वेस्टर्स के लिए, जैसे टाइटन, बजाज फाइनेंस, उन इन्वेस्टर्स के लिए है जिनके पास उतना समय नहीं है रिसर्च करने का, कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट्स पढ़ने का, कंपनीज को ढूंढ के निकालने का जो और ज़्यादा हाई ग्रोथ से ग्रो कर सकती हैं। और रिस्क एपेटाइट सबसे बड़ी चीज़ है, उनका बहुत ज़्यादा रिस्क एपेटाइट नहीं है, वो अपने रोज़मर्रा के काम में, जॉब में, बिजनेस में बिजी हैं, उनको इतना रिस्क भी नहीं लेना अपने पैसे पे, और उनको रात में आराम से चैन की नींद सोना है। तो उनके लिए टाइटन, बजाज फाइनेंस आर स्टिल अ गुड बैट। ठीक है, उसमें बहुत तोड़ फोड़ पैसा नहीं बनेगा, लेकिन अगर इस ग्रोथ रेट को देखें तो ठीक ठाक पैसा उनका बन जाएगा और उनको अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो जब तक इसमें कंपनीज में बड़े पुरानी कंपनीज हो, जब तक ग्रोथ बनी हुई है तब तक ये कंपनीज अच्छी हैं। तो टाइटन अभी भी इसके लिए रनवे काफी है आगे, अच्छा, या आगे भी रीजनेबल ग्रोथ करता रहेगा। तो और मैनेजमेंट पे तो कोई डाउट ही नहीं है। तो टाइटन इज स्टिल ए गुड बेट। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बोला था, जब मैंने टाइटन कल्याण का वीडियो बनाया था, कि मैं टाइटन को बिल्कुल ऐसे ये नहीं बोलूंगा कि इसको नकार दूं कि ये इन्वेस्टेबल कंपनी नहीं है, ये अभी भी इन्वेस्टेबल कंपनी है। इसमें टाइटन इज गोइंग टू डू वेल फॉर द इन्वेस्टर्स, और वो टाइटन प्रूव भी कर रहा है। और बजाज फाइनेंस भी के लिए भी मैंने बोला हुआ है कि वो भी एक अच्छी कंपनी है अभी भी इन्वेस्टर्स के लिए। हाँ, तो जिनको आराम से, मतलब कौन से सेट ऑफ इन्वेस्टर्स हैं वो देखने की जरूरत है। जिनके पास टाइम है रिसर्च करने का और ज्यादा, जो 60-70% की रेट से कंपनीज ग्रो कर रही हैं, ऐसी कंपनी में रिसर्च करने का टाइम है, न्यू कंपनीज है, प्रूवन बिजनेस मॉडल्स नहीं है, उनमें रिस्क लेने का एपेटाइट है, तो ऑब्वियसली उनका पैसा ज्यादा बनेगा, वो उस कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर वो सही साबित हुए, उनकी रिसर्च अच्छी हुई, कंपनीज ने भी अच्छा परफॉर्म किया, वो एक रिस्क एपेटाइट है। तो जिनका उतना रिस्क एपेटाइट नहीं है, उनको एक एस्टैब्लिश बिजनेस मॉडल में जिन्हें इन्वेस्ट करना है, रात को आराम से चैन की नींद सोना है विद ए रीजनेबल रिटर्न, वो डेफिनेटली टाइटन जैसी कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये मेरा पहले से व्यू रहा है, अभी भी यही व्यू है। तो टाइटन का बिजनेस तो बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा अपडेट रहा है। अब बात करते हैं कल्याण की, जो कि जिसको हम और ज्यादा क्लोजली ट्रैक करते हैं। तो कल्याण में तो अगर इसका शेयर प्राइस भी देखें तो जब जब ये प्रधानमंत्री जी ने अपील की थी या गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ी थी तो शेयर प्राइस क्रैश किया था, लेकिन उसके बाद से स्टेबल रहा। ऐसा मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बोला था कि इस पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर सकते हैं, क्योंकि ठीक है एक इमीडिएट रिएक्शन तो होता है, बट लेट्स सी आगे क्या होता है। अब इसका बिजनेस अपडेट अगर हम देखें तो रेवेन्यू में 38% की ग्रोथ रही है, और हालांकि ये ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ ठीक ठाक लगती है 38% की, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि इनका जो बिजनेस अपडेट है उतना अच्छा नहीं है जितना टाइटन का बिजनेस अपडेट अच्छा है, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन कि वो उससे पहले के क्वार्टर्स में कैसा ग्रोथ दिखा रहा था। तो कल्याण ज्वेलर है वो 60-70% का ग्रोथ दिखा रहा था, और टाइटन जो है वो पहले भी 30s में ही ग्रोथ दिखा रहा था, और अभी भी थोड़ा सा एक्सेलरेट ही हुआ है बल्कि उसका। तो कल्याण ज्वेलर्स की अगर हम बात करें तो इनका ग्रोथ रेट थोड़ा नीचे आया है इस क्वार्टर में, तो 38% का ग्रोथ है। और उसके बाद इन्होंने जो फर्दर नंबर्स दिए हैं वो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ वो 28% का, और इंटरनेशनल ऑपरेशंस जो है उसमें 35% का ग्रोथ रेट है। और जो इनका कैंडियर है जिसकी काफ़ी बात होती है, जो लो कॉस्ट ज्वेलरी, लो कैरेट ज्वेलरी जिसमें ये बेचते हैं, लाइफस्टाइल ज्वेलरी डेली यूज़ के लिए, तो उसमें 112% का ग्रोथ रेट है। और तो ग्रोथ रेट की अगर हम बात करें तो ग्रोथ रेट इनका नीचे आया है डेफिनेटली। और ये अगर इसको सिर्फ प्योर नंबर्स के बेसिस पे देखें तो ये नंबर्स कल्याण की अपनी परफॉर्मेंस के हिसाब से उतने अच्छे नहीं थे, तो कल्याण पे डेफिनेटली असर हुआ है। जो भी ये गोल्ड ज्वेलरी सेगमेंट में जो बिजनेस का डिसरप्शन रहा है उसमें कल्याण पे असर हुआ है। तो ये फर्क थोड़ा पता चलता है कि टाइटन का मैनेजमेंट क्यों गोल्ड स्टैंडर्ड का है और कल्याण का मैनेजमेंट उतना नहीं है। हालांकि कल्याण वाज डूइंग वेल फॉर द पास्ट फ्यू क्वार्टर्स, वो अच्छा कर रहा था, लेकिन अब यहीं पे पता चल जाता है। देखिए कंपनी अच्छी और खराब कैसे पता चलती है, जब नॉट इन द गुड टाइम, बैड टाइम, जब सेक्टर में डिसरप्शन आती है, जब सेक्टर में पूरे प्रॉब्लम आती है, तो जो गोल्ड स्टैंडर्ड की मैनेजमेंट होती है, जो अच्छी मैनेजमेंट होती है, वो एंड एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द कंपनीज उससे अच्छा करती हैं। तो टाइटन ने अच्छा इसलिए किया है क्योंकि उनका मैनेजमेंट इतना जबरदस्त है कि वो इसे खराब माहौल में, खराब जब पूरा इंडस्ट्री में एक डिसरप्शन की उम्मीद थी, एक्सपेक्टेड था और हो भी रहा था, वहां पे उन्होंने बाकी अपने पीयर्स के मुकाबले एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। तो ये टाइटन का मैनेजमेंट की कैपेबिलिटी दिखाता है। अब कल्याण ने क्या किया, हालांकि इसके नंबर्स अगर सिर्फ स्टैंड अलोन नंबर्स देखें तो उतने बुरे नहीं है, 38% का रेवेन्यू ग्रोथ कोई खराब नहीं है, बुरा नहीं है, लेकिन कंसिडरिंग कि वो 60-70% से ग्रोथ कर रहा था पहले कल्याण, अब वो 38% पे इस क्वार्टर में उसने नंबर्स दिए हैं, तो ये एक थोड़ा सा इसलिए बोल सकते हैं कि कंपैरेटिवली
तो देखिए डेटा को देखने का नजरिया होता है, एक तरीका होता है। तो डेटा को अगर आप एक पर्टिकुलर तरीके से देखेंगे तो अच्छा लगेगा, लेकिन दूसरे तरीके से देखेंगे तो वहीं पे सिचुएशन चेंज हो जाती है। तो अभी इसको पूरा एनालिसिस करते हैं कि कैसे ये अच्छा माने, इसको खराब माने, क्या माने, मार्केट कैसे देख रहा है। वैसे अगर देखें तो 38% का रेवेन्यू ग्रोथ खराब नहीं है, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ 28% का खराब नहीं है, कैंडियर में भी 112% की ग्रोथ रही है। लेकिन क्योंकि इससे पहले के क्वार्टर्स में ये इससे ज्यादा रेट से ग्रो कर रहा था, इसलिए ये मान सकते हैं कि इसमें असर हुआ है। अभी मैं एक शेयर प्राइस के परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रहा, शेयर प्राइस को अलग रख के इंडिपेंडेंटली इसके सिर्फ क्वार्टरली अपडेट्स पे अगर हम देखें तो, और इसके न्यू स्टोर्स ओपनिंग को भी अगर हम देखें तो कल्याण ज्वेलरी, कल्याण के जो शोरूम है वो 12 इन्होंने खोले हैं, सिर्फ 12 ही खोले हैं, जबकि इससे पहले इनका स्टोर ओपनिंग्स का रेट काफी ज्यादा था। और कैंडियर में भी सिर्फ 5 ही इन्होंने शोरूम खोले हैं। तो स्टोर ओपनिंग्स में भी इन्होंने स्लो डाउन किया है। तो ये ऐसा हो सकता है, देखिए ऐसा हो सकता है कि शायद मैनेजमेंट ने, क्योंकि अभी पूरा कॉन कॉल नहीं हुई है और इनफैक्ट Q1 के अभी नंबर्स भी नहीं आए हैं, ये सिर्फ बिजनेस अपडेट है, मैं फिर से बोल रहा हूँ। तो मैनेजमेंट क्या बोलती है वो हमें देखना पड़ेगा। लेकिन ऐसा हो सकता है शायद कल्याण के मैनेजमेंट ने ऐसा एक्सपेक्ट किया हो कि लोग उतना ज्वेलरी नहीं खरीदेंगे, तो मे बी इसलिए इन्होंने उतना स्टोर्स नहीं खोले, क्योंकि अननेसेसरी पैसे बिजनेस में फंसाने से क्या फायदा जब लोग अभी खरीदने का एपेटाइट नहीं है। तो शायद मैनेजमेंट ने ऐसा एक्सपेक्ट किया होगा। वी विल सी कि मैनेजमेंट क्या कमेंट्री दे रही है। और दूसरा, जो कम ग्रोथ रेट के लिए मैनेजमेंट ने बोला है कि 28 दिन का एक अधिक मास चल रहा था, ये तो मुझे लगता है ये टोटली एक एक्सक्यूज है। तो यही मैनेजमेंट ऑफ द टाइटन एंड कल्याण में फर्क रहता है कि टाइटन की ने परफॉर्म भी अच्छा किया, कोई एक्सक्यूज भी नहीं दिया, और कल्याण के जो मैनेजमेंट ने ये एक एक्सक्यूज दिया है। मैं तो इसे एक एक्सक्यूज कहेंगे कि 28 दिन का अधिक मास था जिसमें लोग खरीदते नहीं है ज्वेलरी या और कोई चीज। तो ये तो सबके लिए एप्लीकेबल था, टाइटन के लिए भी एप्लीकेबल था, दूसरे ज्वेलरी कंपनीज के लिए भी एप्लीकेबल था, सिर्फ कल्याण के लिए तो नहीं था। तो लेकिन स्टिल जो ये तो एक्सक्यूज है, इसको मैं कोई जस्टिफिकेशन नहीं मानूंगा। तो ग्रोथ रेट में कमी आई है। अब ये देखते हैं कि मतलब आगे कैसे होगा, क्योंकि जो अभी नंबर्स आ गए हैं वो तो प्राइस नहीं है मार्केट में, तो उससे इतना वो नहीं है। हाँ, नंबर्स तो मैं कहूंगा कि उतने अच्छे नहीं है डेफिनेटली, लेकिन मार्केट आगे का देखता है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ अपने वीडियोस में, मार्केट हमेशा आगे का देखेगा। तो अब आगे का देखने के लिए क्या है कि देखिए, पास्ट में हमेशा कल्याण की ग्रोथ रेट टाइटन से ज्यादा रही है। अगर हम इस क्वार्टर को छोड़ दें तो हमेशा कल्याण की जो ग्रोथ रेट है वो टाइटन से ज्यादा रही है। अब ऐसा हो सकता है कि ये फर्स्ट क्वार्टर में मे बी कल्याण भी थोड़ा वेट एंड वॉच में हो कि देखते हैं कैसा होता है, क्योंकि ये फर्स्ट क्वार्टर है जब उसका असर आना था, जो ज्वेलरी बिजनेस में डिसरप्शन हुआ। मे बी इन द सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर कल्याण अपने चीज़ों को एक्सेलरेट करे, ये देखते हुए कि बाकी ज्वेलरी कंपनीज ने अच्छा परफॉर्म किया है, टाइटन ने अच्छा परफॉर्म किया है, वहाँ ग्रोथ रेट अच्छी रही है, और उनको अपने स्टोर से भी एक अपडेट फीडबैक मिला होगा कि लोगों का कैसा एक कैसा रिएक्शन रहा है। तो अब जब उनको बिजनेस अपडेट उनको मिल गया है, क्लैरिटी मिल गई है, तो नेक्स्ट सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर में शायद अब वो एक्सेलरेट करें। तो मुझे ऐसा कोई रीजन नजर नहीं आता कि वाई कल्याण विल नॉट ग्रो फास्टर देन दी टाइटन इन दी कमिंग क्वार्टर्स। इस क्वार्टर में तो हो गया, इस क्वार्टर में तो बहुत अनसर्टेनिटी थी, तो हम एक तरह से कल्याण को जैसे कहते हैं कि एक पहला क्वार्टर था फॉर द डिसरप्शन, तो इसको माफ कर सकते हैं। तो मतलब शायद अगर हम शेयर प्राइस की परफॉर्मेंस भी देखें तो मार्केट भी इसको ऐसे ही देख रहा है कि इसको वन ऑफ मान लेते हैं, इसको इतना ज्यादा तूल नहीं देते। बट क्योंकि 38% का भी रीजनेबल ग्रोथ है, तो ये 38% से आगे जाने वाले क्वार्टर्स में 50%, 60% अपनी जो इनकी पुरानी ग्रोथ रेट थी उस पर ये वापस आ सकते हैं। स्टोर ओपनिंग भी एक्सेलरेट हो सकती है, क्योंकि कोई भी ऐसा रीजन नजर नहीं आ रहा जिसकी वजह से इनकी ग्रोथ रेट में सिग्निफिकेंट और कंसिस्टेंटली स्लो डाउन आना चाहिए। जब टाइटन ने इतना अच्छा ग्रोथ रेट दिया है तो ये उससे ज्यादा दे सकते हैं, तो ना देने का कोई रीजन मुझे नजर नहीं आ रहा, और शायद मार्केट भी उसको इसी तरह से देख रहा है। हालांकि अब शेयर प्राइस के मूवमेंट पे अपना व्यू ना बनाए, क्योंकि शेयर प्राइस का मूवमेंट तो ये मार्केट है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, ऑपरेटर ड्रिवन भी हो सकता है, कल को नीचे भी आ सकता है। तो उसको अगर हम साइड पे रखें, शेयर प्राइस मूवमेंट को, जो अभी पिछले 2-3 दिन में कल्याण का जो शेयर एकदम भागा है उसको साइड पे रखते हैं। लेकिन अगर फेयरली बिजनेस को एनालाइज करें
तो हाँ ठीक है, ये इस क्वार्टर में कल्याण ने थोड़ा स्लो डाउन किया है, बट अभी जो है माहौल पूरा स्टेबलाइज है, अब कोई अनसर्टेनिटी नहीं दिख रही है, अब जो होना था वो हो चुका है। अब इस माहौल में जब टाइटन इससे ग्रो कर सकता है तो देयर इज नो रीजन कि कल्याण टाइटन से ज्यादा रेट से, जैसा कि पहले भी करता रहा है, वो ना करे, ऐसा कोई रीजन नहीं दिख रहा। तो अगले सेकंड थर्ड फोर्थ क्वार्टर में ऐसा एक्सपेक्टेड है, और ऐसा भी नहीं है कि कल्याण का ग्रोथ रेट बिल्कुल ही स्लो डाउन हो गया है, बहुत ही कोई लोअर टीन्स में आ गया है या सिंगल डिजिट में आ गया है, इतना भी खराब नहीं हुआ है। तो 38% का स्टिल एक अच्छा ग्रोथ रेट है, और इसका कल्याण का शेयर प्राइस भी काफी म्यूटेड था। तो अगर हम वैल्यूएशन परस्पेक्टिव से भी देखें तो 20, 21, 22 के पीई पे कल्याण का शेयर चल रहा था, जो कि वैल्यूएशन काफी नीचे है, और टाइटन तो हमेशा ही एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पर रहा है। तो इसलिए कल्याण को एक और चांस देना बनता है अगले क्वार्टर्स में कि कल्याण कैसा परफॉर्म करता है। वहां पे अगर कल्याण ने कैचअप कर लिया तो आई थिंक थिंग्स आर गुड, और कोई रीजन, ऐसा मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कोई ऐसा रीजन अभी तक नहीं दिख रहा है कि वाई कल्याण विल नॉट इंक्रीज दी ग्रोथ रेट, अपनी ग्रोथ रेट क्यों इंक्रीज नहीं करेगा, इसका कोई रीजन नहीं मिल रहा। तो ये फर्स्ट क्वार्टर था, इसमें हो सकता है कंपनी थोड़ा सा वॉच के मूड में रही हो कि ये देखते हैं कैसा रहा है, अननेसेसरी अपनी इन्वेस्टमेंट डाल के पैसे फंसाने का कोई फायदा नहीं। तो मे बी अभी अब पूरा सब चीज स्टेबलाइज है, तो मे बी अब कल्याण विल एक्सेलरेट द ग्रोथ रेट। तो ऐसा आगे आने वाले क्वार्टर्स में ऐसा हो सकता है, देयर आर ऑल चांसेस फॉर दैट। तो वो हमें देखना पड़ेगा, एक तो मैनेजमेंट कमेंट्री में देखेंगे जब Q1 के नंबर्स के बाद मैनेजमेंट अपना कॉल करेगी, और उसके आगे के क्वार्टर्स में भी हम देखेंगे कि कंपनी आगे अपना ग्रोथ रेट एक्सेलरेट करती है या नहीं करती है। ऐसा उम्मीद है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कंपनी करेगी एक्सेलरेट, तो यही शायद मार्केट भी देख रही है। तो देर इज नो रीजन फॉर टू डिस्कार्ड द कल्याण। तो डेफिनेटली कल्याण को आगे के क्वार्टर्स में देखना पड़ेगा, इसको रिजेक्ट नहीं कर सकते आउटराइट। हालांकि मैं स्टिल बोल रहा हूं कि ये नंबर्स उतने अच्छे भी नहीं थे, ये अधिक मास वाला कल्याण ने एक्सक्यूज ही दिया है, लेकिन स्टिल बहुत खराब नंबर्स भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि इतने खराब नंबर आ गए कि अब आप उसको छोड़ ही दे बिल्कुल, तो ऐसा भी नहीं है। 38% का ग्रोथ रेट टाइटन को ऑलमोस्ट मैच किया है, लेकिन पास्ट में क्योंकि टाइटन से ज्यादा ग्रो करता रहा था, तो वो एक सिर्फ चीज है, और आगे आने वाले क्वार्टर्स में ये कर सकता है टाइटन से आगे ग्रो, तो आगे आने वाले क्वार्टर्स में इसको डेफिनेटली देखना पड़ेगा। तो ये मेरा कल्याण पे व्यू है। और इसके अलावा एक और जो थर्ड कंपनी जो ज्वेलरी सेगमेंट में एक प्रोमिनेंट कंपनी बन के उभर रही है, पीएन गाडगिल, तो उसके भी अगर हम अपडेट्स देखें, बिजनेस अपडेट्स, तो रेवेन्यू में 41% की ग्रोथ रही है। तो इन्होंने भी अच्छा ग्रोथ रेट दिखाया है और प्रूव किया है कि वही अगर जिनको खरीदना था उन्होंने खरीदा है, वो खरीद रहे हैं। तो और रिटेल सेगमेंट में देखें तो 56% का ग्रोथ रेट रहा है, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ 46% का रहा है। और इसके अलावा अगर हम देखें जो गोल्ड बुलियन सेल, क्योंकि ये ज्वेलरी के अलावा सिर्फ जो बिस्किट्स या गोल्ड कॉइन्स होते हैं वो भी बेचते हैं, जिनको बुलियन सेल्स बोलते हैं, और उसमें भी 22% का ग्रोथ रेट रहा है। ये एक इनके लिए ड्रैगिंग फैक्टर रहता है। और इसके अलावा इनका स्टड रेशियो अगर हम देखें तो दैट इज ऑलमोस्ट 11%। और स्टोर भी इन्होंने जो ओपन किए हैं वो इनफैक्ट जो इन्होंने अपडेट दिया है कि कितने स्टोर्स वो ओपन करने वाले हैं इन द नेक्स्ट 3 क्वार्टर्स, जो अब आने वाले 3 क्वार्टर्स में वो 25 स्टोर्स ये ओपन करने वाले हैं। तो पीएन गाडगिल का भी अपडेट, जो बिजनेस अपडेट है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, वो अच्छा है, काफ़ी ठीक ठाक इनका रेवेन्यू ग्रोथ रहा है। तो कल्याण आई थिंक इससे भी एक क्लू लेगा कि बाकी कंपनीज जैसे जो थोड़ी स्मॉलर कंपनीज है टाइटन के मुकाबले, वो भी अच्छा ग्रोथ कर रही हैं। तो कल्याण डेफिनेटली ऑल चांसेस कि वो अच्छा करेगा आने वाले क्वार्टर्स में। और पीएन गाडगिल का ये है कि इस पे एक दो ओवरहैंग रहता है, क्योंकि एक तो इनका जो बुलियन सेल है जिसमें मार्जिन नहीं होता, बहुत थिन मार्जिन होता है वहाँ, तो क्योंकि ज्वेलरी तो बनाते नहीं है, ज्वेलरी बनाते हैं तो मेकिंग चार्जेस है, वहाँ मार्जिन बढ़ जाते हैं। जो प्योर गोल्ड बेचते हैं जैसे कि गोल्ड कॉइन या गोल्ड के बिस्किट्स, तो उसमें तो मार्जिन होता नहीं है। तो जब भी उनका वो कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ जाता है तो वहाँ उनके मार्जिन गिर जाते हैं, तो मार्केट तो इसको थोड़ा नेगेटिवली लेता है, और ऑब्वियसली लेगा भी, क्योंकि जब मार्जिन गिर जाएंगे तो दैट इज नॉट गुड फॉर द बिजनेस। तो इनको अपना, तो इसलिए मार्केट इस पे थोड़ा सा डाउटफुल रहता है पीएन गाडगिल पे। इनका कोई भरोसा नहीं इनका कि इनका बुलियन सेल जो कंट्रीब्यूशन है वो कब ज़्यादा बढ़ जाए और इनके मार्जिन्स को वो ख़राब करेगा। तो एक ये प्रॉब्लम है। और दूसरा, जो मैनेजमेंट भी जो कमेंट्री देता है
उसका भी कुछ भरोसा नहीं है। मैनेजमेंट अभी तो ग्रो कर रहा है 41% से इस क्वार्टर पे जो अपडेट दिया है, और आगे के लिए कमेंट्री मैनेजमेंट कब आके बोल दे कि हम 20% से ग्रो करेंगे, तो वो भी एक प्रॉब्लम रहती है। तो पीएन गाडगिल पे इसलिए उतना ट्रस्ट नहीं बनता। तो पीएन गाडगिल को अगर किसी को करना है इन्वेस्ट, तो थोड़ा सोच समझ के इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये रिस्क फैक्टर्स हैं मार्केट, और मार्केट भी इनको देखता है इन चीज़ों को। तो उतना मार्केट को भी ट्रस्ट नहीं है, और मुझे भी उतना ट्रस्ट नहीं है इसकी मैनेजमेंट पे। तो हालांकि गोइंग फॉरवर्ड अच्छा कर सकता है, देयर इज ऑलवेज चांस कि मैनेजमेंट पास से जो किया है मैनेजमेंट ने उससे लेसन लर्न करे और इम्प्रूव करे, वो एक है, जब करेगा तब देखेंगे। लेकिन फिलहाल उतना ट्रस्ट नहीं बन पाता पीएन गाडगिल पे, तो इसलिए उसको थोड़ा सा देख के इन्वेस्ट करें। बाकी टाइटन कल्याण, ये अब टाइटन तो मतलब कोई डाउट ही नहीं है, मैंने ऑलरेडी बता दिया कि ये तो एक श्योर शॉर्ट इन्वेस्टेबल कैंडिडेट है, जिनको एक स्टेबल कंपनीज में इन्वेस्ट करना है, रीजनेबल रिटर्न चाहिए, बहुत ही अच्छी कंपनी है। बाकी कल्याण है, कल्याण का उतना खराब अपडेट, बिजनेस अपडेट नहीं है जितना कि दिखाया जा रहा है। कुछ मैं देख रहा हूँ, कुछ लोग अपने वीडियोस बना के ऐसा बोल रहे हैं कि बहुत ही खराब है, उतना खराब नहीं है कि बिल्कुल ही उसको छोड़ दिया जाए। गोइंग फॉरवर्ड ऐसा कोई रीजन नहीं दिया कंपनी ने, या ऐसा कोई मार्केट में भी ऐसा नहीं दिख रहा कि रीजन की जिसकी वजह से कल्याण आगे आने वाले क्वार्टर्स में अच्छा ना करे। बट हाँ, वो हमें डेफिनेटली ट्रैक करना पड़ेगा, हम ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते। फॉर द टाइमिंग ये फर्स्ट क्वार्टर था, तो एक क्वार्टर के लिए तो ठीक है, बट आगे अगर आने वाले क्वार्टर्स में भी कल्याण अपनी ग्रोथ रेट को एक्सेलरेट नहीं करता और टाइटन से आगे ग्रोथ रेट नहीं लेके जाता, तो फिर एक प्रॉब्लम है। हम इसको बार बार नहीं मान सकते। वन टाइम इम्पैक्ट इज फाइन, इज ओके, वन ऑफ मान सकते हैं अभी फिलहाल, बट आगे वाले आने वाले क्वार्टर्स में डेफिनेटली इसको ट्रैक करना पड़ेगा और उसको देखना पड़ेगा। तो अभी ये तो बिजनेस अपडेट्स था, अभी इसके क्वार्टरली नंबर्स, प्रॉपर नंबर्स आएंगे, क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे, फिर मैनेजमेंट की कमेंट्री होगी, तो जब वो आएंगे तो उस पर उसका एनालिसिस करेंगे, उस पर बात करेंगे, फर्दर उस पर व्यू बनाएंगे। फॉर द टाइम बिंग आज के लिए इतना ही, यहीं पे रखते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज के साथ, जिनको जानते हैं उनके साथ शेयर करें, ताकि उनको भी अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में एक हेल्प मिल सके। और इसको सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।